अपन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात कर ली थी पिछली क्लास में। आज की क्लास में अपन बात करेंगे राज्य विधानमंडल की संदर्भ में। राज्य विधानमंडल की बात करें तो बड़ा सवाल यही है कि राज्य विधानमंडल से क्या तात्पर्य है। देखिएगा, सरकार जो होती है उसके 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका। विधायिका का काम होता है कानून निर्माण करना, जिसे आप व्यवस्थापिका भी कहते हैं। एक होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कानूनों का क्रियान्वयन करना। और एक होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है कानूनों की व्याख्या करना, कानूनों को उल्लंघन करने वाले को दंडित करना। उसी संदर्भ में राज्य की जो विधायिका या व्यवस्थापिका है, इस राज्य की विधायिका या व्यवस्थापिका का नाम क्या होगा जी? राज्य की विधायिका या व्यवस्थापिका से तात्पर्य है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का उल्लेख है ये संविधान में कहां से कहां तक मिलेगा अपने को? अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 213 तक इसका उल्लेख मिलेगा। राज्य विधानमंडल का उल्लेख मिलेगा। अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 213 तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। राज्य विधानमंडल से तात्पर्य क्या है? राज्य विधानमंडल से तात्पर्य है कि राज्य में कानून निर्माण वाला जो सर्वोच्च निकाय है, ये राज्य में कानून निर्माण वाला निकाय क्या है जी? राज्य विधानमंडल है। राज्य विधानमंडल को अपन यूं कह सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 168 देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 168 में कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा। प्रत्येक जो राज्य है, इस प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा। अब यहाँ पर देखें, प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल है। ये राज्य विधानमंडल है, ये किससे मिलकर बना होगा? यह राज्यपाल व 1 या 2 सदनों से मिलकर बना होगा। राज्यपाल व 1 या 2 क्या होंगी? सदन होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ एक सदन है, जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ एक सदन है, वहां पर वह सदन कौन सा होगा? वहां पर वह सदन होगा विधानसभा। जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ एक सदन है, वहां पर वह सदन कौन सा होगा? विधानसभा होगा। अब यहाँ पर देखें, राज्यपाल के साथ एक सदन है, उसे विधानसभा कहेंगे, तथा उन राज्यों को एक सदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य कहा जाएगा। एक सदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य किन राज्यों को कहेंगे? जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ कितने सदन हो? जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही सदन हो। जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ कितने सदन हो? एक सदन हो। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करें तो देखें, राजस्थान है। राजस्थान में राज्यपाल के साथ कितने सदन हैं? राजस्थान में राज्यपाल के साथ एक ही सदन है, तो वहां पर उस सदन का नाम क्या है? विधानसभा। और जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ एक सदन है, उन राज्यों में उस विधानसभा वाले सदन के साथ राज्यपाल है, तो उसे क्या कहेंगे? एक सदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य। अब देख जी, आर्या जी गुड इवनिंग, रामपाल जी गुड इवनिंग, चेतन जी नमस्कार, हिमांशु जी गुड इवनिंग, धर्मेंद्र जी, विजयनिया जी राम राम साहब, राम राम। सभी मित्रों का शुक्रिया। लेकिन अभी तक अगर आपने इसे शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। अपने उन तमाम मित्रों तक इसे शेयर कीजिएगा जो इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हुए हैं। नियत समय पर रोज आपको समय समय पर ये लाइव क्लासें मिलती रहेंगी। यहाँ पर देखें, जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ एक सदन है, वहां पर सदन कौन सा होगा? विधानसभा। लेकिन जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ 2 सदन हैं, वहां पर वे 2 सदन कौन से होंगी?
एक सदन होगा विधानसभा और दूसरा सदन होगा विधान परिषद। जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ 2 सदन हैं वहां पर एक सदन विधानसभा और दूसरा क्या होगा, विधान परिषद, तथा उन राज्यों को द्विसदनात्मक विधान मंडल वाले राज्य कहा जाएगा। क्या कहेंगे, द्विसदनात्मक विधान मंडल वाले राज्य कहा जाएगा। जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ कितने सदन हो, जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ 2 सदन हो, उन राज्यों को द्विसदनात्मक विधान मंडल वाले राज्य कहा जाएगा। ठीक है, द्विसदनात्मक विधान मंडल वाले राज्यों को अपन यूं कह सकते हैं कि उन्हें बाइकेमरल स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा वर्तमान समय में भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में 6 राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के साथ कौन सा अंग कार्य कर रहा है, विधान परिषद कार्य कर रहा है। और उन 6 राज्यों की बात कर लें तो वे 6 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। उन 6 राज्यों में अपन बात करें तो नाम आता है किसका, कर्नाटक का। कर्नाटक के साथ साथ अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और एक नाम आता है तेलंगाना। अब देखिए पूर्व में अपन ये भी पढ़ते थे कि विधान परिषद है ये भारत के 7 राज्यों में है, लेकिन अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया और जैसे ही वो अधिनियम आया तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, यूनिट टेरिटरी में बांट दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर था तो दूसरा कौन सा था, लद्दाख था। अब यहां पर देखिएगा जी, गोदारा जी नमस्कार जी, जाफर जी शुक्रिया आपका, जय किशोर जी गुड इवनिंग, दीपक जी शुक्रिया, तुषाल जी जय हो जी, तुषाल जी शुक्रिया आपका, एक बार शेयर कर दीजिएगा आप इसे। जिन राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद है उन राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, उन राज्यों की वर्तमान में संख्या 6 है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर को अपन इसमें गिनेंगे नहीं। क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य है, इस जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसे आजकल केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 से वह एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपना अस्तित्व रखेगा। इसके बाद आगे अपन बात करें अनुच्छेद 169 की, अनुच्छेद 169 की। तो अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने, किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने व समाप्त करने का अधिकार, किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने व समाप्त करने का अधिकार किसे होगा, किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने व समाप्त करने का जो अधिकार है, ये समाप्त करने का अधिकार राज्य विधान अधिकार है, ये संसद के पास होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करना हो या उस राज्य की विधान परिषद को समाप्त करना हो तो ये अधिकार किसके पास सुरक्षित होगा, संसद के पास सुरक्षित होगा। संसद चाहे तो किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है, चाहे तो उसे समाप्त कर सकती है। अब कैसे, ऐसा नहीं है कि साहब संसद ने जबरदस्ती किसी राज्य पे विधान परिषद थोप दिया। किसी राज्य में अगर विधान परिषद बनानी है तो पहले उस राज्य की विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेजा जाता है, संसद के पास भेजा जाएगा और संसद उस प्रस्ताव पर साधारण बहुमत से निर्णय कर सकती है कि साहब
उस राज्य में विधान परिषद स्थापित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर पहले से स्थापित है तो वह उसे साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है। ये जो विधान परिषद है, ये विधान परिषद एक स्थायी सदन भले ही है, लेकिन विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे स्थापित किया जा सकता है, जिसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग या निलंबित नहीं किया जा सकता। मित्रों, हमेशा एक चीज ध्यान रखें, विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे स्थापित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग या निलंबित नहीं किया जा सकता। जय किशोर जी, शुक्रिया। धर्मेंद्र जी विजय ने करंट अफेयर्स की क्लास भी लगाएंगी जी। सुनील कुमार जी गुड इवनिंग जी। शेखावत जी राजस्थान जीके की क्लास नहीं ले रहे सर, क्या बात है जी? ये राजस्थान जीके की क्लास ही है, आप निश्चिंत रहे। मैं पहले राज्य जो गवर्नेंस है, राज्य प्रशासन है, ये राज्य प्रशासन पढ़ा रहा हूं, और राज्य प्रशासन में भी मुख्य रूप से फोकस अपन कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। राज्य प्रशासन में भी मुख्य रूप से अपन फोकस कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि अपनी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का जो संबंध है वो राजस्थान से रहेगा। इसलिए मैंने पहले राज्य प्रशासन को ही शुरू किया है। और ये राज्य प्रशासन आप चाहे पटवार ले लो, चाहे ग्राम सेवक की परीक्षा ले लो, चाहे पुलिस की परीक्षा ले लो, या फिर अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो किसी भी स्तर की ले लो जो राजस्थान से जुड़ी हुई है, निश्चित रूप से उनमें राज्य प्रशासन टॉपिक होगा। जी धर्मेंद्र जी, बिल्कुल 7 बजे से होती है अपनी क्लास। राजपाल जी शुक्रिया आपका। किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करनी हो या समाप्त करनी हो, अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। अब यहां पर देखिएगा, राजपाल जी ने शॉर्ट नाम बताया है KUMBAT। एक ट्रिक बताई है इन्होंने, लेकिन हालांकि इनकी ट्रिक बिल्कुल फिट बैठती है एकदम, कि इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले था कुंभ जाट, लेकिन आजकल जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। K से कर्नाटक, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश, और T से क्या बन गया? T से बन गया तेलंगाना। जी शुक्रिया आपका। अब यहां पर देखें, संसद ऐसा किसी राज्य में क्यों करेगी कि किसी राज्य की विधानसभा इस संदर्भ में प्रस्ताव पास करेगी, संसद के पास भेजेगी कि हमें विधान परिषद चाहिए। संसद उस राज्य की स्थिति का अध्ययन करेगी और मूल रूप से राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, इस राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके संसद ये तय करेगी कि उस राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। समय समय पर विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों को संसद ने समाप्त भी किया है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करें 1987 की, तो 1987 में तमिलनाडु विधान परिषद को संसद ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अब मित्रों, राज्य विधानमंडल में जो 2 सदन हैं, इन 2 सदनों की संरचना के संदर्भ में अपन पढ़ लेते हैं। राज्य विधानमंडलों की 2 संरचना के संदर्भ में अपन बात करें, दोनों सदनों की संरचना के संदर्भ में बात करें, तो अलग अलग सदनों की संरचना को अपन अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विधानसभा के संदर्भ में। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के गठन या संरचना का जो उल्लेख किया गया है, ये विधानसभा के गठन या संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधानसभा के गठन या संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 170 में किया गया है। जी चूनाराम जी गुड इवनिंग, जी मक्खनलाल जी गुड इवनिंग, दोलाराम जी गुड इवनिंग। सभी मित्रों का शुक्रिया, आप इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की गठन या संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है? विधानसभा में अपन बात करें तो विधानसभा को एक तो अपन कहते हैं कि विधानसभा है, ये विधानसभा निम्न सदन है। विधानसभा कैसा सदन है? विधानसभा निम्न सदन है। विधानसभा निम्न सदन क्यों है? क्योंकि राज्य की जो सरकार है
ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा यानी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। और जिस सदन के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है वो सदन कौन सा होता है? वो सदन होता है निम्न सदन। तो विधानसभा है ये एक तो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके अलावा विधानसभा जो है, इस विधानसभा को अपन कहेंगे अस्थायी सदन। विधानसभा को अपन ने अस्थायी सदन इसलिए कहा है कि इसे राज्यपाल द्वारा समय पूर्व भंग या निलंबित किया जा सकता है। इसका मतलब जो विधानसभा है ये विधानसभा कैसा सदन है? विधानसभा अस्थायी सदन है। क्यों है अस्थायी सदन? क्योंकि इसे राज्यपाल द्वारा समय पूर्व भंग या निलंबित किया जा सकता है। विधानसभा है ये विधानसभा एक लोकप्रिय सदन है। विधानसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? विधानसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसे कहां पर बहुमत प्राप्त होगा? विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। और निश्चित रूप से विधानसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो निश्चित रूप से लाजमी सी बात है कि ये कैसा सदन है? ये लोकप्रिय सदन है। ये विधानसभा है ये जनता का सदन है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इसलिए विधानसभा कैसा सदन है? जनता का सदन है। विधानसभा में सबसे पहले अपन बात करें सदस्य संख्या की, तो विधानसभा में जो सदस्य संख्या है ये सदस्य संख्या अधिकतम तो कितनी रह सकती है? विधानसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है ये अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। इसके अलावा न्यूनतम की बात करें तो विधानसभा में जो न्यूनतम सदस्य संख्या है ये न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन इस सदस्य संख्या में अपन बात करें अपवाद की, तो अपवाद में किसका नाम आता है? अपवाद में आता है गोवा व मिजोरम। गोवा व मिजोरम की बात करें तो गोवा व मिजोरम में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। जबकि सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जो विधानसभा सीटें हैं ये विधानसभा सीटें 32 हैं। लेकिन संघ शासित प्रदेशों में अगर अपन पांडिचेरी की बात कर लें तो पांडिचेरी में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 30 हैं। संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली की अपन बात करें तो दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, भारत के 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे जिनमें विधानसभा होगी। वो 3 केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा तो अभी आएगा, परिसीमन के बाद ये तय अपन कर पाएंगे कि सीटें हैं वो 87 पहले वाली रहें या उनमें से 4 लद्दाख वाली कम करें या फिर नई सीटों को और जोड़ा जाए। ये परिसीमन के बाद ही तय किया जाएगा, अभी अपन क्यों कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी ये 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाएं हैं। पांडिचेरी की 30 हैं, दिल्ली की 70 हैं। अब जम्मू कश्मीर में कितनी होंगी ये तो समय बताएगा, समय बताएगा कि अधिकतम दिल्ली जम्मू कश्मीर में कितनी होंगी। लेकिन भारत के राज्यों में सर्वाधिक की बात कर लें तो भारत के राज्यों में जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं ये सर्वाधिक विधानसभा सीटें कौन से राज्य में रही हैं? सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में रही हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी रही है? 403 रही है। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से विधानसभा की सीटें कितनी हैं जी? राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें हैं ये 200 हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 है। तो यहाँ पर देखें न्यूनतम विधानसभा की सीटें 60 हो सकती हैं। लेकिन इसमें अपवाद में मैंने बताया गोवा और मिजोरम में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 32 सीटें हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो विधानसभा के सदस्य हैं इन विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये निर्वाचन कैसे होता है? विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की अपन बात करें तो विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता द्वारा कैसे होता है?
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और जनता प्रत्यक्ष रूप से किस आधार पे करती है? जनता प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे। किस आधार पे? सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार है, इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार व गुप्त मतदान के द्वारा विधानसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कर लें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एकमात्र ऐसा उपबंध हुआ करता था जो बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। वो क्या था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में किया गया है और मूल संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख जो प्रावधान है ये 21 वर्ष की आयु के लिए किया गया था। लेकिन राजीव गांधी सरकार द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसे 21 से घटाकर कितना वर्ष कर दिया था? 18 वर्ष से कर दिया था। फिर अपन बात करें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए त्याग छोड़ने का प्रावधान मांग किसने की थी संविधान सभा में? तो मौलाना कलाम आजाद की बात करें तो उन्होंने संविधान सभा के समक्ष ये कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपन 15 वर्षों के लिए त्याग दे तो ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुप्त मतदान का मतलब है कि मतदाता अपना मत अधिकृत एजेंट या प्रत्याशी को दिखा नहीं सकता। मतदाता अपना मत अधिकृत एजेंट या प्रत्याशी को दिखा नहीं सकता। इसका मतलब मतदान कैसा है? इसका मतलब मतदान है, ये मतदान गुप्त मतदान है। ठीक है। फिर अपन बात करें कि यहाँ पर विधानसभा में जो निर्वाचन होगा उस निर्वाचन में एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्या मतलब है? एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य का चुनाव होगा। एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कितने सदस्यों का चुनाव किया जाएगा? एक ही सदस्य का चुनाव किया जाएगा। हाँ, निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य का चुनाव किया जाएगा। इसका मतलब वो क्या है? एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा में मनोनयन किसका होगा? विधानसभा में मनोनयन की अपन बात कर लें तो मनोनयन है ये विधानसभा में किसका होगा, होता है या नहीं होता, ये भी अपन जान लेते हैं। विधानसभा में मनोनयन की अपन बात करें तो विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत, विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय से, अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य का चुनाव मनोनयन होता है। कौन से समुदाय से? आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य का मनोनयन अनुच्छेद 333 के तहत होता है और एक सदस्य का मनोनयन अनुच्छेद 333 के तहत है, ये राज्यपाल करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 15 मिनट बात कर लेना। एक सदस्य है ये इनका मनोनयन करेगा, लेकिन एक सदस्य का मनोनयन आंग्ल भारतीय समुदाय से होगा। जरूरी नहीं है, आवश्यक होने पर एक सदस्य का मनोनयन किया जाएगा और एक सदस्य का मनोनयन भी आंग्ल भारतीय समुदाय से होगा, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर देखें, ये जो मनोनयन जो होता है, ये मनोनयन कंपलसरी नहीं है। जैसे अपने राजस्थान है, इस राजस्थान में
विधानसभा सदस्य का जो मनोनयन है ये नहीं होता है, क्योंकि अपने यहाँ पर कौन सा समुदाय नहीं है, अपने यहाँ पर आंग्ल भारतीय जो समुदाय है ये आंग्ल भारतीय समुदाय नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये मनोनीत सदस्य मंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये मनोनीत सदस्य मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन ये किसी राजनीतिक दल की अगर सदस्यता लेना चाहें तो मनोनयन के कितने दिन बाद ले सकते हैं? मनोनयन के 6 माह बाद ले सकते हैं ये किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता। जी शेखावटी जी बिल्कुल पॉलिटिकल पूरी करवाई जाएंगी। जी चुनाराम जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धर्मेंद्र जी पूरी करवाएंगे बिल्कुल। जीएस जी गुड जी शुक्रिया आपका। मैं क्लास रेगुलर रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और मेरे ख्याल से लगभग अब रेगुलर से अपनी क्लास चलेगी शाम को 7 बजे से, ठीक है। तो मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत होता है? मनोनयन अनुच्छेद 333 के तहत होता है। कौन से समुदाय से होता है? आंग्ल भारतीय समुदाय से होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये जिन जिन राज्यों में आंग्ल भारतीय समुदाय है उन राज्यों में ही मनोनयन किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब अपन बात करें विधानसभा की सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में। तो देखिए विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में आप याद रखिएगा, वह भारत का नागरिक नहीं हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, ये सबके लिए लागू है। लेकिन योग्यता में आप इतना याद रखिएगा कि विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है, ये न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है, ये न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अधिवेशन या सत्र की अपन बात करें तो विधानसभा के अधिवेशन या सत्र हैं, ये 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार होने चाहिए जी? 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार होने चाहिए? 2 बार होने चाहिए, जिनमें प्रथम अधिवेशन के आखिरी दिन व द्वितीय अधिवेशन के प्रथम दिन के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि इन जो अधिवेशन हैं, इन अधिवेशनों में जो गणपूर्ति या कोरम जो लागू होगा, ये गणपूर्ति या कोरम कितना लागू होगा? इन अधिवेशनों में गणपूर्ति या कोरम है, ये कितना लागू होगा? 1/10 लागू होगा। कितना लागू होगा? 1/10 लागू होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विधानसभा में जो गणपूर्ति लागू होती है, जो कोरम लागू होता है, ये कोरम कितना होता है? 1/10। गणपूर्ति कहते किसे हैं कि किसी भी बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की जो उपस्थिति कहलाती है वो गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। अब यहाँ पर देखें विधानसभा की जो पदाधिकारी होते हैं, ये विधानसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? विधानसभा के पदाधिकारियों की बात करें उससे पहले ये जान लीजिएगा कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। विधानसभा की कार्यकाल देखिए, विधानसभा सदन कैसा है? विधानसभा एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि सामान्यतः विधानसभा का जो कार्यकाल है ये सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा इसे समय पूर्व भंग या निलंबित किया जा सकता है, या फिर आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे राजस्थान में बात कर लें तो राजस्थान में 5वीं एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसका कार्यकाल 1.5 महीने ज्यादा रहा था, 5 साल से, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है या समय पूर्व इसे भंग भी किया जा सकता है। जैसे राजस्थान में जो 6वीं विधानसभा है, इस 6वीं विधानसभा को समय पूर्व भंग किया गया था। अब यहाँ पर देखिएगा विधानसभा की जो पदाधिकारी हैं, ये विधानसभा के पदाधिकारी कौन होंगे? विधानसभा के पदाधिकारी में अपन कह सकते हैं कि एक तो होगा विधानसभा का अध्यक्ष, और एक विधानसभा में कौन होता है? उपाध्यक्ष। एक तो होता है विधानसभा में अध्यक्ष और दूसरा कौन होता है? विधानसभा में उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लें और उपाध्यक्ष की बात कर लें तो इन दोनों की खास बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष दोनों के दोनों
विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष दोनों के दोनों विधानसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। रही बात इनके शपथ की, तो एक चीज ध्यान रखें, पदाधिकारी चाहे किसी भी सदन का क्यों ना हो, पदाधिकारी चाहे किसी भी सदन का क्यों ना हो, वह पदाधिकारी के रूप में कोई शपथ नहीं लेता है। पदाधिकारी चाहे किसी भी सदन का क्यों ना हो, वह पदाधिकारी के रूप में कोई शपथ नहीं लेता है। चाहे लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का उपसभापति हो, राज्यसभा का सभापति भी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं लेता। या फिर विधान परिषद के पदाधिकारी ही क्यों ना हो, पदाधिकारी किसी भी रूप में शपथ नहीं लेते। फिर अपन बात करें पदाधिकारियों के त्याग पत्र की, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है, ये विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। और विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। यानी एक दूसरे को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। और पदाधिकारी के रूप में ये किसी भी प्रकार की शपथ नहीं लेते हैं। कार्यकाल हमेशा इनका कैसा बना हुआ है, कार्यकाल हमेशा जो पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों का कार्यकाल क्या रहेगा, पदाधिकारियों का कार्यकाल ये रहेगा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तक, नवनियुक्त अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, या इससे पहले भी ये त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो रुका कैसे जी, ऐसा कुछ नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी दूल्हाराम जी, आप निश्चिंत रहिएगा, वीडियो बराबर चल रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पर तकनीकी नेटवर्क में मिस्टेक हो गई होगी। जी वीरेंद्र कुमार जी, राम राम साहब, राम राम। अब यहाँ पर देखें, पदाधिकारी नए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आए तब तक अपने पद पर रह सकते हैं, या इससे पहले भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, ये विधानसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, विधानसभा के सदस्यों की। जी दूल्हाराम जी, सर आवाज नहीं आ रही है जी, प्रॉपर वीडियो चल रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लें, बराबर सही तरीके से आवाज भी आ रही है, आप एक बार इसे रिफ्रेश कर लीजिएगा। जी सदस्य हैं, ये सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, सदस्य अपना त्याग पत्र संबंधित सदन के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। ये थी विधानसभा की संरचना के संदर्भ में बातें। राजस्थान की 1 से लेकर 15 जो विधानसभाएं हैं, उनके संदर्भ में भी अपन जैसे ही दोनों सदन पूरे हो जाएंगे उसके बाद अपन बात करेंगे। इस बिंदु आज की क्लास के बाद बता दूं रूटीन कैसे चलेगा। विधानसभा की संरचना पढ़ ली, विधानसभा की संरचना के बाद अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे विधान परिषद की संरचना व राज्य विधानमंडल की शक्तियां। राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान में प्रथम से लेकर के 15वीं जो वर्तमान विधानसभा चल रही है उस विधानसभा तक लगातार अपन पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ दे तो किसे देंगे जी, दोनों एक साथ नहीं देंगे, ऐसे समय में वो पटल पे भी रख सकते हैं, उनका जो स्थान है उस स्थान पर भी वो अपना त्याग पत्र रख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा भवन की भी बात कर लें, राजस्थान विधानसभा भवन की, राजस्थान विधानसभा भवन, राजस्थान विधानसभा भवन की बात कर लें तो राजस्थान विधानसभा भवन है, ये 6 नवंबर 2009 को, माफ करना 6 नवंबर 2001 को, 6 नवंबर 2001 को राजस्थान विधानसभा भवन का जो उद्घाटन है ये तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने किया था 6 नवंबर 2001 को। इससे पहले राजस्थान विधानसभा भवन है, ये सवाई मानसिंह टाउन हॉल में चलता था, लेकिन यहाँ पर राजस्थान विधानसभा है, ये सवाई मानसिंह टाउन हॉल के बजाय ज्योतिनगर स्थित खुद के भवन में आ गया। अब विधानसभा भवन कहाँ पर है, ज्योतिनगर में है।
वर्तमान वाला जो विधानसभा भवन आप देख रहे हैं, ये विधानसभा भवन है, ये करौली, करौली के साथ साथ बसी पहाड़पुर, करौली, बसी पहाड़पुर व जोधपुर के इमारती पत्थरों से बना है। करौली, बसी पहाड़पुर व जोधपुर के इमारती पत्थरों से बना हुआ है और इस विधानसभा के 4 प्रवेश द्वार हैं। जी राम सिंह जी, राम राम, गुड इवनिंग। मक्खन जी, दोनों एक साथ जी, अभी बताया मैंने। पटल हिमांशु जी, सर टाइम 7 से कब तक रहेगा? 7 से 9 तक तो अपनी क्लासेस चल रही हैं। 8 से 9 आने वाली मैथ की क्लास होगी, जो कि धर्मेंद्र सर अभी लाइव क्लास लेंगे, जो लगभग आपसे रोज मुखातिब हो रहे हैं जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तब से। 8 से 9 मैथ की क्लास भी आती है। ज्योतिनगर स्थित राजस्थान विधानसभा भवन की प्रवेश द्वार की बात कर लें तो राजस्थान विधानसभा भवन की प्रवेश द्वार कितने हैं? राजस्थान विधानसभा भवन की 4 प्रवेश द्वार हैं। कितने? 4 प्रवेश द्वार हैं। जी राम सिंह जी, जी राम सिंह जी, मैंने आपका नाम ले लिया, आपने ठीक से सुना नहीं है। राजस्थान विधानसभा भवन के 4 प्रवेश द्वार हैं। ये 4 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? राजस्थान विधानसभा भवन में एक तो है उत्तरी प्रवेश द्वार। उत्तरी प्रवेश द्वार राजस्थान विधानसभा भवन का मुख्य प्रवेश द्वार है और ये उत्तरी प्रवेश द्वार किस शैली में बना हुआ है? ये जयपुरी शैली में बना हुआ है। दूसरा है दक्षिणी प्रवेश द्वार, और दक्षिणी प्रवेश द्वार की बात करें तो दक्षिणी प्रवेश द्वार है, ये दक्षिणी प्रवेश द्वार मारवाड़ी शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? मारवाड़ी शैली में। फिर अपन बात करें पूर्वी प्रवेश द्वार की, तो ये जो पूर्वी प्रवेश द्वार है, ये पूर्वी प्रवेश द्वार शेखावाटी शैली में बना है। कौन सी शैली में? शेखावाटी शैली में। और चौथा प्रवेश द्वार आता है पश्चिमी प्रवेश द्वार। पश्चिमी प्रवेश द्वार की बात करें तो ये पश्चिमी प्रवेश द्वार है, ये पश्चिमी प्रवेश द्वार मेवाड़ी शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? मेवाड़ी शैली में बना हुआ है। तो राजस्थान विधानसभा भवन के 4 प्रवेश द्वार हैं जो अलग अलग शैलियों में चित्रित किए गए हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में अपन विधान परिषद, राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संदर्भ में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।